हेलो स्टूडेंट, आप सभी को गुरुकुल बी टाइम्स में स्वागत है। हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी के थ्योरी देख रहे थे। हम लोग पिछला क्लास में लगभग 10 या 15 क्वेश्चन तक देख लिए थे, यानी कि परागकण के संरचना भी देख लिए थे, परागकण के अंदर नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है वो भी देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे गुरु बीजाणु जनन क्या है। ये प्रश्न आपको लगभग एग्जाम में 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए, गुरु बीजाणु जनन क्या है। तो पहले ही गुरु शब्द लिखा हुआ है, तो गुरु शब्द नर का लिखा हुआ है कि मादा का लिखा हुआ। जहां गुरु नजर आ जाए हमको आंख बंद करके समझ लेना है कि इस शब्द मादा के लिए यूज किया गया है। तो गुरु बीजाणु जो है जनन, ये कुछ मादा मादा के अंदर होगा। तो गुरु बीजाणु जनन क्या है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब सवाल आता है कि आखिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहां से आया। क्या कि हम लोग अगर किसी चीज को डायरेक्ट रटते हैं तो वह ज्यादा दिन तक दिमाग में नहीं रहता। जब तक थ्योरी समझेंगे नहीं, कोई बात को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, कौन चीज कहां से डेवलप हुआ है, कौन चीज कहां से बना है, तब तक उस चीज को रटना असंभव है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि 12th क्लास में आने के बाद हम सब चीज को रट के कवर करेंगे, तो उससे मूर्ख धरती पर कोई नहीं है। आप कुछ ही क्वेश्चन को रट पाएंगे। 12th क्लास इतना बड़ा सिलेबस होता है कि उसको रटना असंभव है। कुछ भाग को समझ के याद कीजिए, हाँ कुछ कुछ कहीं कहीं आप रट के काम चला सकते हैं। जैसे कहीं कहीं बहुत हार्ड हार्ड नाम आता है, तो आप सिर्फ नाम को रटिए, पूरा क्वेश्चन रटने पर फोकस नहीं कीजिए। चलिए, तो अब सवाल आता है कि आखिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आया कहां से। तो हम लोग कल बीजांड के संरचना पढ़े थे। बीजांड को गुरु बीजाणु धानी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बीजांड के अंदर बीच में छोटा छोटा पाया गया था। क्या पाया गया था। तो इसको बोलते हैं बीजांड, बीजांड काय उत्तक। क्या बोलते हैं, बीजांड काय उत्तक। सबसे पहले बीजांड के बीच में जो बीजांड काय होता है उसके बीच में एक विशेष प्रकार के उत्तक पाया जाता है जिसको बोलते हैं बीजांड काय उत्तक। बीजांड काय उत्तक आगे चलकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। तो ये बात आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आया। तो आया कहां से। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहां से आता है। तो बीजांड के अंदर, बीजांड काय के अंदर एक विशेष प्रकार के उत्तक पाया जाता है जिसे बीजांड काय उत्तक कहते हैं। अब बीजांड काय उत्तक तो पूरा बीजांड काय में पाया जाता है, लेकिन जो बीजांड द्वार की ओर जो होता है, जो बीजांड द्वार की ओर थोड़ा सा जो बीजांड काय उत्तक होता है वही आगे चलकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन वाला विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री कहने का मतलब होता है कि वैसा विभाजन जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधा हो जाता है। असमसूत्री विभाजन का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या में किसी भी प्रकार के परिवर्तन ना हो। तो अब बताइए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है। तो गुरु बीजाणु बनता है। कितना गुरु बीजाणु बनता है। तो 4 गुरु बीजाणु बनता है। कितना बनता है। 4 गुरु बीजाणु बनता है, जिसमें 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाता है और मात्र 1 गुरु बीजाणु बचता है। यानी कि 3 गुरु बीजाणु सक्रिय नहीं होता है, निष्क्रिय होता है। बनता तो है लेकिन किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन जो एगो जो बचता है सबसे नीचे, वो क्रियात्मक होता है। यानी कि यह आगे चलकर मादा युग्मक का निर्माण करता है, लेकिन ये 3 मादा युग्मक का निर्माण नहीं करता। देखिए, परागकण में जो हम लोग पढ़ रहे थे, परागकण में उल्टा था। ये क्या चीज है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, याद रखना यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आता है हर साल कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने गुरु बीजाणु बनते हैं। तो याद रखना है गुरु बीजाणु 4 गो में 1 गो सक्रिय होता है, यानी कि 4 गो में 1 गो बनेगा। लेकिन यही गुरु के जगह पर लघु रहता तो याद रखना उसमें 1 गो से 4 गो बनता है।
आपसे पूछेगा कि ये बताइए या आपसे पूछेगा कि 100 लघु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु नहीं लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे, कितने लघु बीजाणु मतलब कितने परागकण बनेंगे, तो 4 से गुना कर देना है, क्योंकि एक गो मिलके के गो बनाता है, 4 गो बनाता है। लेकिन अगर उल्टा पूछे कि बताइए 100 गो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के गो गुरु बीजाणु का निर्माण करता है, तो जाके कितना हो जाएगा, तो इसमें 4 से क्या मार देंगे, भागा मार देंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव शायद पिछला साल आया है, तो इसको अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई अलग से क्लास नहीं होता, अगर आप सब्जेक्टिव को बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार रिवीजन मारते हैं। गुरु बीजाणु जनन यानी कि गुरु बीजाणु बनता किसे है, गुरु बीजाणु कहते हैं किसको है, तो गुरु बीजाणु वैसे सेल को बोलते हैं जो आगे चलकर मादा युग्मक का निर्माण करता है, जो निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। तो याद रखना है गुरु बीजाणु जनन, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना या विकसित होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहां से बनता है, तो बीजांडकाय उत्तक से बनता है। अब बीजांडकाय उत्तक कहां होता है, तो बीजांड के जो सबसे बीच में होता है उत्तक, उसको बोलते हैं बीजांडकाय उत्तक। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में समसूत्र विभाजन, केंद्रसूत्र विभाजन, अर्धसूत्र विभाजन होता है। यानी कि ये जो होगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होता है, 2n होता है, द्विगुणित। क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अगुणित होता है, द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है, तो हम लोग आराम से बोलेंगे कि द्विगुणित होता है। आपका एक ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर होता है। ये लगभग साल आपसे क्वेश्चन आता है, और बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं बना पाता है। हम चाहते हैं कि इस चैनल से जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सब अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, यानी कि 450 के पार कर जाए। इसके लिए आप सभी के साथ जुड़कर हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और जितना ज्यादा व्यू और शेयर होता है, लाइक और कमेंट मिलता है, हम लोग को भी उतना ज्यादा मेहनत करने का दिल करता है। आप लोग ना व्यू बढ़ाते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। ठीक है, चलिए यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होता है, द्विगुणित होता है। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 2 गुना से आधा हो गया, तो सिर्फ बचा n, और n बचने का मतलब क्या हो गया, अगुणित। क्या हो गया, अगुणित। आपसे पूछेगा गुरु बीजाणु द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है, तो क्या बोला है, अगुणित। का है कि गुरु बीजाणु बन किससे रहा है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बन रहा है, और इसमें कौन विभाजन हो जा रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण क्या हो गया, अगुणित हो जाता है। तो यहां से आप 3 या 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ये बताइए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित की अगुणित, तो द्विगुणित होगा। फिर पूछा है गुरु बीजाणु क्या होता है, तो यह अगुणित होता है। ठीक है, फिर पूछता है कि कितने 4 लघु बीजाणु से कितने बीजाणु, 4 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने बीजाणु बनेंगे, तो 1 बनते हैं 4, लेकिन 3 गो नष्ट हो गए, 1 बनता है, 1 बनता है। ठीक है, तो यहां तक आपको पूछेगा। अब हम लोग चलते हैं आगे अगला टॉपिक की ओर। अगला प्रश्न है मादा युग्मोद्भिद। आपका प्रश्न है मादा युग्मोद्भिद के निर्माण या गुरु युग्मक जनन का वर्णन करें। यानी कि जो बीजाणु थी, गुरु बीजाणु था, वो बीजाणु के अंदर उस जो सेल हम एगो बनाए थे जो क्रियात्मक था, उससे क्या क्या डेवलप होता है हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जैसे एक बार आप पीछे चलते हैं, मान लिया जाए कि इसको यहाँ ये क्या था, बीजांडकाय उत्तक था। बीजांडकाय उत्तक से क्या बना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बना, बीजाणु बना। लघु बीजाणु गुरु बीजाणु बना। अभी गुरु बीजाणु से क्या बनेगा, वही अगला क्वेश्चन है। देखिए, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग बोले हैं मादा युग्मोद्भिद का निर्माण या गुरु युग्मक जनन का निर्माण। ठीक है, युग्मक कैसे बनता है, शुक्राणु युग्मक है और अंडाणु युग्मक है। जो निषेचन की क्रिया में अंतिम रूप से भाग लेता है उसको युग्मक कहते हैं। ठीक है, याद रखना, गुरु बीजाणु निषेचन की क्रिया में भाग नहीं ले सकता था। गुरु बीजाणु से भी डेवलप होके युग्मक बनता है, जिसको बोलते हैं मादा युग्मोद्भिद, या उसको बोलते हैं गुरु युग्मक जनन। तो क्वेश्चन है गुरु युग्मक जनन का वर्णन करें या मादा युग्मोद्भिद का वर्णन करें। पहले तो हम लोग प्रश्न समझेंगे कि प्रश्न आखिर है क्या। कुछ विद्यार्थी ऐसा होता है जो प्रश्न ही नहीं समझता है और सीधा आंसर रटने का कोशिश करता है, जिससे उसको पता नहीं चलता है कि कौन वाला क्वेश्चन कौन आंसर होगा।
कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं, उसको आंसर भी याद है लेकिन उसको पता नहीं चलता कि कौन आंसर किस क्वेश्चन का है। तो ये समस्या कब उत्पन्न होता है, जब आप क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। चलिए तो क्वेश्चन समझते हैं, आखिर मादा युग्मोद्भिद कहते किसको है। तो मादा युग्मोद्भिद किसको कहते हैं, जो अभी हम लोग गुरु बीजाणु पढ़े, वो गुरु बीजाणु भी विभाजन करके ऐसा सेल बनाएगा जो अंतिम रूप से निषेचन में भाग लेता है, उसी को मादा युग्मोद्भिद कह देते हैं, या वही बनने की प्रक्रिया को गुरु युग्मक झरण कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर है तो हम इसको आगे समझाते हैं। हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार के डाउट हो, सर इस वीडियो को दोबारा बनाइए, इसमें थोड़ा सा और डीपली चलिए, आप बिंदास मैसेज कमेंट में कर सकते, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोश का, गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद का प्रथम कोश का होता है। चलिए ये वाला याद रखिएगा, पूछेगा कि प्रथम कोशिका कौन होता है, तो गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद का प्रथम कोशिका होता है। नर में भी था और मादा में भी रहता है। फिर है यह बीजांडकाय से पोषण को प्राप्त करता है, पोषण में ई वाला होगा, पोषण प्राप्त कर आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा रफ डायग्राम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इधर आएंगे। सबसे पहले हम लोग पार देते हैं, संरचना पाते हैं। चलिए सबसे पहले ये जो गुरु बीजाणु था, ये क्या करेगा कि किससे, बीजांडकाय से पोषण को लेके आकार में क्या हो जाएगा, बड़ा। अब बता, इसमें एक केंद्रक था, इसमें क्या था, केंद्रक था। अब इस केंद्रक क्या करेगा कि यह केंद्रक समसूत्री विभाजन करेगा। यह केंद्रक क्या बोलेगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन के मतलब कुछ होता है कि अब एक सेल से केगो सेल बनाएगा, दो गो सेल, एक बन जाएगा सेल। इसके गुणसूत्र के संख्या में किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं होता है। हम लोग फिर समझते हैं, सबसे पहले इसके केंद्रक में कौन विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने से दो सेल का निर्माण होता है। तो याद रखना है, बन गया के सेल, दो सेल। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम लोग गोल पारते हैं तो उसमें कितने ध्रुव होते हैं, दो गो ध्रुव। ऊपर वाला भाग को ध्रुव कहते हैं, एगो नीचे वाला भाग को ध्रुव कहते हैं। कुछ विद्यार्थी ध्रुव के मतलब सेंटर समझ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्रुव के मतलब ऊपर वाला या नीचे वाला छोर को क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब हमको याद रखना है यहाँ से कि जब समसूत्री विभाजन हुआ तो समसूत्री विभाजन होने से केगो सेल बना, दो सेल बना, और दोनों सेल एगो इधर की ओर भागेगा, एगो इधर की ओर भागेगा। चलिए एक बात हम और आपको बता देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा। इस फिगर को अगर हम बीजांड में बदलते हैं तो क्या ऐसे नहीं लगता है कि आपको बनेगा, ये आपका क्या बन गया, बीजांड। इस साइड वाला भाग को क्या बोलते हैं, इस साइड वाला भाग को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, इस साइड वाला क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, और इस साइड वाला को बोलते हैं चले जा, चले जा नहीं चले जा, ठीक है। तो याद रखना, नीचे वाला को क्या बोल रहे थे, बीजांड द्वार, ऊपर वाला को चले जा बोल रहे थे, ठीक है। अब इसी में विभाजन हुआ तो केगो बना, दो गो बना, एगो जाएगा ऊपरी ध्रुव की ओर, एगो जाएगा निचली ध्रुव की ओर, यानी कि ई सेल उठ के पहुंच जाएगा कहाँ, तो एगो पहुंच जाएगा चलेजा की ओर, और यही पहुंच जाएगा कहाँ, तब बीजांड द्वार की ओर। ठीक से समझते हैं। इसके केंद्रक में कौन विभाजन, समसूत्री विभाजन। असमसूत्री विभाजन होने से दो गो केंद्रक बनेगा, और दोनों केंद्रक में एक केंद्रक चलेजा की ओर और एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर चलाता है। अब भेज दिए, अब इन दोनों में दो दो बार समसूत्री विभाजन होगा, एक बार नहीं, कितनी बार होता है, दो बार। तो एक बार विभाजन होगा तो एगो से दो बार बनेगा, दो गो बनेगा, और एक बार और विभाजन करेगा तो दो गो से चार गो बनेगा। सेम काम आपको नीचे हो। अब यहां तक सबको समझ में आराम से आ गया होगा। सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजन हुआ, कितना बना, दो बना। दोनों में से एगो चल गया चलेजा की ओर, इस ध्रुव की ओर, चलेजा ध्रुव की ओर। एगो कहां चल गया, तो एगो चल गया बीजांड द्वार की ओर।
अब दोनों में फिर से दो दो बार समसूत्री विभाजन होता है, तो एक बार विभाजन होगा तो एगो से दो गो बनेगा, और लगले एक बार आओ मारेगा विभाजन तो दो गो से क्या बन जाएगा, चार गो ऊपर और चार गो कहा बन गया, नीचे। अब ये बन गया के गो, इसमें हो गया केंद्रक, अभी तक कोशिका नहीं बना है, अभी तक क्या हो गया, केंद्रक। अब चार गो ऊपर है, चार गो नीचे है। अब कह रहा है कि नहीं, एक गो तो यहां से हटना चाहिए। अब क्या करेगा कि चार गो में से एक गो सड़सड़ा के नीचे आएगा, कहां जाएगा, नीचे। नीचे तब नीचे नहीं आएगा, एक गो यहां से खिसक के बीच में, और एक गो यहां से खिसक के बीच में आएगा, यानी कि बीच में क्या आ जाएगा, दो गो आ जाएगा। इसी चीज को लैंग्वेज में लिख देंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको रेडी हो गया। इसी चीज को कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ के आपसे 1 नंबर का सवाल पूछ लेता है। चलिए अब क्या गो बन गया, 3 गो ऊपर, 2 गो केंद्रक बीच में और 3 गो केंद्रक नीचे। अब याद रखना है, किसी भी चीज को कोशिका कहने के लिए उसमें कोशिका द्रव का विभाजन होना जरूरी है। जब तक कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा तब तक किसी चीज को हम लोग कोशिका नहीं कह सकते हैं। याद रखना, युग्मक भी एक प्रकार के सेल होता है, अभी तक इसमें युग्मक नहीं बना है। अभी युग्मक बनेगा कब, जब इसमें सेल बनेगा। अभी तक केंद्रक का काम चल रहा, अब इसमें बन गया। अब एकाएक कोशिका द्रव इकट्ठा होगा, और कोशिका द्रव इकट्ठा होने से 3 प्रकार के सेल बनेगा। कोशिका द्रव इकट्ठा होने से कितने प्रकार के सेल बनेगा, 3 प्रकार के सेल बनेगा। और जोन चलेजा की ओर बनेगा उसको बोलते हैं एंटीपोडाल। क्या बोलते हैं, चलेजा की ओर बनेगा उसको बोलते हैं एंटीपोडाल। बीच में सेंटर में केंद्र में बनेगा उसको सेंट्रल सेल कहते हैं। और जोन बनेगा कहां, बीजांड द्वार की ओर नीचे वाला बनेगा उसको प्यार से बोलेंगे अंड आवरण या अंड उपकरण। दोनों में से कोई एक नाम बोल के हम लोग चल देते हैं। तो यह बताइए, ये जो सेल हो गया बन गया, अब इसमें निषेचन आराम से हो सकता है। अब जो निषेचन होने वाला सेल होता है उसी को बोलते हैं युग्मक, और वही न बना दिए और उसी को बनना युग्मक जनन कहलाता है, या उसी को बनना मादा युग्मोद्भिद कहलाता है। तो हम लोग आराम से मादा युग्मोद्भिद समझ गए। अब इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आंसर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद का प्रथम सेल कोशिका होता है। फिर यह बीजांड का से पोषण को प्राप्त कर आकार में क्या कर लेता है, बड़ा होता है। पहले तो किसी चीज के अंदर विभाजन होने के लिए उसको आकार में बड़ा होना जरूरी, तो क्या होगा, आकार में बड़ा हो जाएगा। इसके केंद्रक में कौन विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। देखिए आप डायग्राम से समझे हैं, अब आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, एकदम बिंदास और खटाखट समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर याद रखना है कहां विभाजन होगा, तो इसके केंद्र में समसूत्री विभाजन होता है। केंद्र में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के बाद चलिए इसके केंद्र में कौन विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 केंद्रक बनता है। हम लोग बीच में 2 गो केंद्रक बनाते हैं। अब 2 केंद्रक का निर्माण होता है, जो केंद्रक ध्रुव की ओर गमन करता है। दोनों कहां चला जाता है, ध्रुव की ओर। एगो नीचे गया था, एगो ऊपर गया था, दोनों ध्रुव की ओर गमन करता है। और दोनों में 2-2 बार समसूत्री विभाजन होता है। जो ऊपर गया था उसमें भी 2 बार समसूत्री विभाजन हुआ था, और जो नीचे गया था उसमें भी समसूत्री विभाजन हुआ था। जब दोनों में 2-2 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे चलेजा की ओर, जिससे कहा चलेजा तथा जिसे चलेजा तथा बीजांड द्वार की ओर 4 केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, केवल निर्माण होता है, यानी कि ऊपर की ओर चलेजा की ओर 4, नीचे से गया था तो 2 बार विभाजन किया तो ऊपर 4 बना, नीचे 4 बना, यानी कि चलेजा की ओर 4 बना, और नीचे बीजांड द्वार की ओर कितना बन गया, 4 बन गया। चलिए हम लोग 4 को बना दिए, भाग गया। 4 केंद्र का निर्माण होता है। दोनों ध्रुव में से, यानी कि ध्रुव मतलब ऊपर, दोनों चलेजा की ओर ध्रुव था, बीजांड द्वार की ओर ध्रुव था, दोनों ध्रुव से एकक सेल नहीं, एकक केंद्रक, केंद्र की ओर, केंद्र मतलब बीच में, केंद्र की ओर क्या करता है, गमन करता है, जिससे चलेजा तथा बीजांड द्वार की ओर 3 सेल का निर्माण होता है। कितने के गमन करता है, जिससे चलेजा और बीजांड द्वार की ओर 3 गो केंद्रक बसता है। 4 गो ऊपर था, 4 गो नीचे था, एक गो निकला, तो के गो बचा,
3 गो का निर्माण होता है और केंद्र में 2 केंद्रक का निर्माण होता है। बीच में एगो ऊपर से आया, एगो नीचे से आया बीच में, तो केंद्र में क्या हो गया, 2 गो का निर्माण होता है। एकाएक कोशिका द्रव जमा होता है, यानी कि अब एकाएक कोशिका द्रव का हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिससे चलेजा और बीजांड द्वार की ओर, यानी कि ऊपर और नीचे तीन तीन सेल का समूह बन जाएगा और केंद्र में दो केंद्र वाला एगो सेल बन जाएगा। ठीक है, जिससे केंद्र में एक कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका में कितने सेल होते हैं, तो 3 सेल होते हैं। अब बताइए, इसी प्रकार से हम लोग मादा युग्मक का निर्माण कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है भ्रूण पोष के संरचना का वर्णन करें। आखिर भ्रूण पोष बनता कैसे, चलिए हम लोग एगो डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, यही हम लोग का क्या है, भ्रूण पोष है। अब पहले इसको समझते हैं। ये भी 2 या 3 बार एग्जाम में आया है, 2 या 3 नंबर के पूछा है, 2-3 बार। ठीक है, बहुत आसान है, अभी तक जो पढ़े थे यही बनता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन था भ्रूण कोष के संरचना, या सॉरी भ्रूण कोष के संरचना, किसका था, भ्रूण कोष के संरचना का वर्णन करें। ठीक है, यहां तक कैसे कैसे बना था, एक बार इसको रिपीट मार देते हैं। तो यहां तक बनने के लिए सबसे पहले क्या हुआ था कि इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ था, और समसूत्री विभाजन होने से 2 गो बना था, और दोनों चल गया था ध्रुव की ओर, और ध्रुव की ओर जाने के बाद दोनों में 2-2 बार समसूत्री विभाजन हुआ था, जिससे 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, जिससे 4 गो ऊपर और 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे से केंद्रक का निर्माण होता है, जिसमें एक गो ऊपर से केंद्र में, एगो नीचे से केंद्र में गमन करता है, जिससे ऊपर 3 केंद्रक, बीच में 2 केंद्रक और फिर नीचे 3 केंद्रक बचता है। अब एक कोशिका द्रव इकट्ठा होगा। जब कोशिका द्रव इकट्ठा कर लेगा तो अब यह केंद्रक नहीं कहला के क्या कहलाएगा, कोशिका कहलाता है। तो यही फिगर आपको है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ये आपको 5 नंबर में पूछता है। इसको 5 नंबर नहीं, 3, 2 या 3 या 2.5 नंबर में ही पूछ देता है बिहार बोर्ड। चलिए इसको समझते हैं। पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। भ्रूण कोष का संरचना का वर्णन करें। एक परिपक्व भ्रूण कोष में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती। एक परिपक्व भ्रूण कोष में निम्नलिखित संरचना, जब तक परिपक्व नहीं होगा इतना चीज नहीं मिलेगा। क्या हो सकता है कभी कभी केंद्रक मिले या खाली कोशिका द्रव मिले, परिपक्व होने के बाद इतना चीज मिलता है। तो एक परिपक्व भ्रूण कोष में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाते हैं। सबसे पहले जो चलेजा की ओर होता है, अगर इसको देखेंगे तो ये ऊपर वाला छोड़ को कहलाता है चलेजा। ऊपर वाला क्या कहलाएगा, चलेजा। जो चलेजा था, नीचे वाला कहलाता है बीजांड द्वार। चलेजा नीचे वाला क्या हो जाएगा, बीजांड द्वार। ठीक है, इधर वाला बोलते हैं बीजांड द्वार, इस साइड को बोलते हैं बीजांड द्वार। तो याद रखना, सबसे पहला इसमें जो सेल आएगा हम लोग को आता है अंड उपकरण। क्या आता है, अंड उपकरण, या इसको अंड आवरण भी बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार के सेल पाया जाता है। ये जो हम लोग को नीचे सेल मिल रहा है इसको बोलते हैं अंड आवरण। बीच में जो सेल मिल रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, और जो ऊपर जो मिल रहा है इसको बोलते हैं एंटीपोडाल सेल। एंटीपोडाल सेल। तो एक भ्रूण कोष में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी कि 3 प्रकार के सेल पाया जाता है। बीजांड पहला पाया जाता है अंड आवरण या अंड उपकरण। अंड उपकरण में क्या लिखेंगे, सबसे पहला कि 21 और पाया जाता है। तो याद रखना है, क्या बोलेंगे कि यह बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है। किसकी ओर पाया जाता है, बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है। और यह अकेले सेल नहीं रहता है, यह 3 कोशिका का समूह रहता है, छोटा झुंडियाल रहता है आपस में। याद रखना, इसमें एगो कोशिका नहीं है, के गो है, 3 गो है। जैसे लड़का लोग का होता है कि पढ़े जाएगा तो अकेले बैग निकाल के चल गया, लेकिन लड़की लोग झुंडिया के चलती है, कम से कम 3 गो सहेली एकदम आराम से चुड़की हिलाते पढ़े जाती है। तो उसी प्रकार से अंड आवरण या अंड उपकरण भी कहता है कि हम अकेले नहीं रहेंगे, हमको भी घूमेला 3 गो चाहिए। अब तीनों मिल के नाम रख लेता है अंड उपकरण। अंड उपकरण के मतलब हो गया कि इसमें 3 प्रकार के सेल मिलेगा। बीच में जो इस सेल मिलता है इसको बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं, अंड कोशिका।
बीच में जो सेल मिलता है उसको बोलते हैं अंड कोशिका। और जो दोनों तरफ सेल दिख रहा है इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। दोनों तरफ के सेल को क्या बोलते हैं? सहायक बोलते हैं। और जो बीच में दिख गया इसको बोलते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका जो होता है ये दोनों चोरबन से थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए अंड आवरण की ओर जो बड़ा सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बड़ा सेल को क्या बोलते हैं? अंड आवरण। बड़ा सेल को अंड कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंड कोशिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? याद रखना, जितना केंद्रक उतना अगुणित। एक केंद्रक अगुणित, दुई केंद्रक द्विगुणित, तीन केंद्रक तीन गुणित, त्रिगुणित। तो बताइए अंड कोशिका में के केंद्रक था? एगो था। नीचे तीन गो था केंद्रक। तीनों अलग अलग कोशिका द्रव खींच लिया तो तीनों अलग अलग सेल बन गया। और तीनों अलग अलग सेल में एक केंद्रक था तो तीनों सेल कौन कहलाएगा? अगुणित कहलाएगा। आपसे पूछेगा कि अंड कोशिका जो होता है वो द्विगुणित, अगुणित कि त्रिगुणित, तो हम लोग बिंदास बोलेंगे कि बबुआ अगुणित होता है। क्या होता है? या अगुणित होता है। सहायक सेल का होता है तो दोनों में एक गो रहता है तो एक सहायक सेल में एक गो केंद्रक, तो सहायक सेल भी क्या कहला जाएगा? अगुणित कहलाता है। क्या कहलाता है? यह अगुणित कहलाता है। तो इसके परिभाषा में लिख देंगे कि बीजांड द्वार की ओर स्थित तीन कोशिका के समूह को, बीजांड द्वार की ओर स्थित तीन कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो अंड आवरण बोलते हैं। जिनमें जो सबसे बड़ा होता है उसे अंड कोशिका कहते हैं और दोनों ओर जो छोटा छोटा रहता है उसको सहायक सेल भी कहा जाता है। चलिए, ये पहला हम लोग निपटा दिए। दूसरा का देखते हैं सेंट्रल सेल। याद रखना, इसको ध्रुवीय सेल भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि ये में जो केंद्र है, केंद्रक है, जो दोनों ध्रुव से आया है। जैसे कोई पाकिस्तान के आदमी भारत आ जाएगा तो उसको पाकिस्तानी न कहेंगे। जापान के आदमी भारत आ जाएगा तो उसको जापानी कहेंगे। तो ये ध्रुव से आया है तो इसको ध्रुवीय सेल भी कहते हैं। लेकिन ये बीच में है तो थोड़ा सा बढ़िया नाम के लिए सेंट्रल सेल भी हम लोग लिख। आप पूछेगा कि सेंट्रल सेल अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है? ये बताइए, एकरा में के गो केंद्रक लौक रहा है? तो एकरा में दू गो केंद्रक लौक रहा है। जेकरा में जितना केंद्रक दिखेगा वो इतने अगुणित है। तो इसमें दू गो केंद्रक है तो इसको बोलते हैं द्विगुणित। अब इसका परिभाषा बोलेंगे तो बोलेंगे कि भ्रूण कोश के मध्य में जो सेल पाया जाता है उसको सेंट्रल सेल कहते हैं। इसमें दो प्रकार, दो केंद्रक होते हैं। तो बताइए, दो केंद्रक से क्या हो गया? अगुणित। ये आगे चलकर एगो में केंद्रक घुस जाएगा तो ये हो जाएगा त्रिगुणित। ठीक है, निषेचन के बाद। जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं एंटीपोडाल। एंटीपोडाल भी तीन कोशिका के समूह होता है। इसको में तीन को सब सेम रहता है। इसको तीनों कोशिका के अलग अलग नाम नहीं है, तीनों का रहता है सेम रहता है। एक काम कोची है तो ये बीजांड का से ऊर्जा को लेके ये भ्रूण कोष को डेवलप होने के लिए ऊर्जा देता है। ये जब बढ़िया से डेवलप हो जाता है तो ये बेचारा क्या हो जाता है? अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग भ्रूण कोश के संरचना देख लिए। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। भ्रूण कोश के संरचना का वर्णन करें तो एक परिपक्व भ्रूण कोश में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहला को अंड आवरण या अंड उपकरण कहते हैं। परिभाषा का होगा, बीजांड द्वार के स्थित तीन कोशिका के समूह को अंड आवरण कहते हैं, जिसके मध्य में एक बड़ा सेल होता है जिससे अंड कोशिका तथा दोनों ओर सहायक कोशिका। चलिए, ये समझ लिए, समझा दिए थे उधर भी। यहां देखते दूसरा सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में क्या बोलेंगे? भ्रूण कोश के केंद्र में, केंद्र मतलब बीच में, भ्रूण कोश के केंद्र में दो केंद्रक वाला कोशिका पाया जाता है। जो केंद्र होता है इसमें दो केंद्रक वाला कोशिका पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल बोलते हैं। जो निषेचन के बाद भ्रूण पोष बनाता है। देखिए, भ्रूण कोश अलग चीज है, भ्रूण पोष अलग चीज है। कुछ विद्यार्थी यही दोनों में औंज गौंज हो जाता है। ये दोनों है कोची, तो भ्रूण कोश अलग है, भ्रूण कोश अलग है। इसको हम बाद में बताएंगे कैसे अलग होता है। अभी आप चुपचाप इसको देख लीजिए। याद रखना, निषेचन के बाद भ्रूण कोश का निर्माण करता है। एंटीपोडाल सेल तो चलेजा की ओर तीन कोशिकाओं का समूह होता है जिसे एंटीपोडाल कहते हैं, जो भ्रूण कोश को
पोषण प्रदान करने का काम करता है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कुछ विद्यार्थी को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए, दूसरा का आप यहां से ले सकते हैं, तीसरा आप यहां से ले, तीसरा का फिगर आप यहां से ले। चलिए बालक, फिर मिलते हैं अगला दिन। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।